तो स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। आपने अपनी बुक में इसका कुछ पोर्शन पढ़ लिया होगा, तो अभी इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इसके रिलेटेड वीडियो शेयर की हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे इसमें बताना चाहिए आपको। तो इसके अंदर मेनली जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्या करने हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में है, और बेसिकली वो मेजरमेंट के बारे में है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और मेजरमेंट के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसके बारे में है। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, मेजरमेंट ऑफ टाइम है, एंड मेजरमेंट ऑफ मास। तो ये यहाँ तक ये इतना पोर्शन हम ये मेजरमेंट के बारे में करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है एरर से रिलेटेड। तो एरर से रिलेटेड ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एब्सोल्यूट एरर, ये पार्ट जो है, और कम्बिनेशन ऑफ एरर भी है इसमें, और ये राउंडिंग ऑफ तक, यहाँ तक का जो पोर्शन है ये एरर के अंदर आता है। और ये थर्ड पार्ट जो है ये है डायमेंशनल एनालिसिस। तो कुल मिला के इस प्रेजेंट यूनिट के हम 3 पार्ट में इसको हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको जो करेंगे 3 या 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इससे जुड़िए रहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो देखो, सीधी सी डेफिनेशन है कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि आप देखिए कि कोई टेबल है तो उसकी आप लेंथ को माप सकते हैं, तो ऑब्वियसली लेंथ को माप सकते हैं, तो लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लाइन मैंने खींची तो आप बता सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो ऑब्वियसली इस लाइन की लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिर कौन सी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो ये है कि आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है आप माप नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। या आपको कभी गुस्सा आता है तो आप ये नहीं बता सकते कि वो गुस्सा कितना आ रहा है, आप उसको माप के नहीं बता सकते उसकी अमाउंट कितनी है। तो ये जो इमोशंस होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर नहीं आते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम माप नहीं सकते हैं, तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में नहीं आती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम दूसरे क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज की किसको फंडामेंटल कहना है ये भी अपने आप में एक एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि ये आपकी सहूलियत से आप कर सकते हैं कि जो आपको आसान लगता है, कि ये मुझे आसान लगता है इसलिए हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कह देते हैं। लेकिन इसके अंदर आगे आप एक क्वांटिटी को फंडामेंटल कह दिया, दूसरी को भी फंडामेंटल कह दिया, लेकिन अगर तीसरी क्वांटिटी उन दोनों से बनाई जा सकती है ना, फिर वो तीसरी क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल नहीं रह जाएगी, अगर उनको उन पहले वाली 2 क्वांटिटी से बनाया जा सकता है। तो ऐसे 1 बाय 1 हम सभी क्वांटिटी को लेते रहेंगे। हम अपनी कन्वीनियंट से शुरुआत में किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल कह देंगे, फिर दूसरी क्वांटिटी लेके आएंगे, देखेंगे कि क्या वो क्वांटिटी उस पहले वाली क्वांटिटी से बनाई जा सकती है। तो अगर नहीं बनाई जा सकती तो वो भी फंडामेंटल हो जाएगी, फिर तीसरी लाएंगे, फिर चौथी लाएंगे, फिर पांचवी लाएंगे। अब सपोज करो 5 क्वांटिटी लाए, वो आपस में एक दूसरे से नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जैसे ही छठी क्वांटिटी लाए हमने देखा कि ऑलरेडी जो इन 5 को हमने फंडामेंटल कह दिया था, वो छठी क्वांटिटी उन 5 से बनाई जा सकती है, तो वो 5 पहले वाली 5 जो है वो फंडामेंटल हो जाएगी, लेकिन जो बाद वाली है वो डिराइव्ड हो जाएगी। तो हमने अपनी सहूलियत से कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल कह दिया, जैसे यहाँ पे हमने कह दिया है लेंथ है, मास है, टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इसका एग्जांपल भी है, जैसे कि आपको अगर ये पता चल जाए कि कोई आदमी है और वो उसकी हाइट कुछ 5 फुट 6 इंच है सपोज, और वो 3 किलोमीटर चलता है, और 3 किलोमीटर चलने में उसको 15 मिनट लगते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि उस आदमी का वजन कितना है। तो मतलब लेंथ और टाइम से मास को डिराइव नहीं किया जा सकता है, इसलिए मास जो हो जाती है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी इस तरह से बन जाती है। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जा सकती है, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसमें कौन कौन से? इसमें बहुत सारी क्वांटिटी आ जाएंगी।
तो इसमें है स्पीड है, वेलोसिटी, टॉर्क, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, सब कुछ इसमें जो है। तो ये जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्पीड, स्पीड कैसे क्यों है डिराइव्ड, बिकॉज स्पीड को हम एक्सप्रेस करते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ भी, ये देखो, इसको लेंथ की फॉर्म में और टाइम से इसको बनाया जा सकता है स्पीड को, इसलिए स्पीड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए फंडामेंटल नहीं है, इसलिए ये डिराइव्ड है। नेक्स्ट इज यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, तो कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल है चाहे वो डिराइव्ड है, उसको मापने के लिए हम एक रेफरेंस बनाते हैं। हम उसको मापना है, जैसे कि टाइम को मापना है या लेंथ को मापना है या मास को मापना है या स्पीड को मापना है, तो हमें एक रेफरेंस चाहिए, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि उसको कंपेयर कर सके। ठीक है, जैसे लेंथ के लिए आप 1 मीटर या 1 फुट ले लेते हैं, तो वो एक रेफरेंस है, तो वो एक यूनिट कहलाएगा। तो यूनिट क्या होएगा, यूनिट होएगा कि उसका कंपैरिजन करना है किसी भी लेंथ का, किससे, एक बेसिक चीज़ से, जो कि आर्बिट्रेरी, मतलब रैंडमली इसको चूज किया गया है और इंटरनल नेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं कि ये ठीक है, तो उसको हम फिर यूनिट कह देते हैं। तो यूनिट भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं तो दो तरह के यूनिट होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट, जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, तो ये है। तो सेकंड है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, जैसे कि स्पीड थी, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह बाकी क्वांटिटी के यूनिट जो उनसे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट, कि यूनिट्स जो होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि जितने भी तरह के फंडामेंटल यूनिट हैं प्लस जो डिराइव्ड यूनिट हैं, उन सब का जोड़, उन सब का सेट, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो जो भी हम यूनिट बनाएंगे, जैसे कि मीटर है, तो मीटर कैसे बनाया गया, उसके अंदर क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, या किलोग्राम को ही हम यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक यूनिट को, तो पहली चीज़ है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसको अच्छे से परिभाषित किया हो, कि जैसे कि आपको कहें कि 1 किलोग्राम कितना होएगा, तो आप अपने हाथ का ऐसे साइज दिखा कि लगभग एक मुट्ठी भर, एक मुट्ठी जितना जो कोई मांस का टुकड़ा होगा उसको हम 1 किलोग्राम कह देंगे। अब मुट्ठी तो किसी की बड़ी भी हो सकती है, किसी की छोटी भी हो सकती है, तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है ये मेथड। इसकी बजाय अगर आप किसी को कहें कि एक ऐसा टुकड़ा लें जिसकी कि जो कि सिलेंड्रिकल शेप हो और जिसकी ये डायामीटर फिक्स आपने बता दिया कि इतना डायामीटर होना चाहिए और इसकी इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए, और वो इस मटेरियल का बना हो, मटेरियल भी आप बताएंगे उसके अंदर, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं, तब कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, इट शुड बी सूटेबल साइज। सूटेबल साइज का मतलब ये है कि आपने डे टू डे लाइफ में जैसे कपड़े को मापने के लिए कोई यूनिट बनाना है, तो आप उसको किलोमीटर में नहीं बनाएंगे, आप उसको मीटर में जैसे बनाएंगे। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब ऐसी चीज़ से नहीं बनाएंगे जो कि रेयरली धरती पर मिलती ही नहीं है, कहीं कहीं होती है, तो ऐसी चीज़ से बनाएंगे उसको जो कि आसानी से उसको दोबारा पैदा किया जा सके, और वो एक जगह से दूसरे जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। जैसे कि आपको पता है कि हर देश में क्लाइमेट कंडीशन अलग रहती है, तो वहाँ पे उनकी वैल्यू चेंज ना हो, और उसके टेम्परेचर और प्रेशर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, और ये ईजिली असेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब ये है कि उस तक हर आदमी की पहुंच होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो उसकी जो रेट है वही करोड़ों में हो तो आम आदमी उसको मापने के लिए खरीद ही ना सके, ऐसा नहीं। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। सो नेक्स्ट इज वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं, तो पुराने टाइम की अगर बात करें तो हर एक देश ने अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना रखा था। तो जिसमें से जो पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट है पुराने टाइम में, तो एक था ये FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम ये ब्रिटेन में चलता था ज़्यादातर। तो वो लेंथ को फुट में मापते थे, मास को पाउंड में, और टाइम को
सेकंड में मापा जाता था, तो इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते थे, FPS सिस्टम। और कई जगह ये लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसी प्रकार MKS सिस्टम था, तो उसके अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो हर देश का अलग सिस्टम था, तो लोगों ने सोचा कि ये तो आपस में जब व्यापार करना होगा तो ये काम आसान नहीं है, जब सबका सिस्टम अलग अलग है, तो क्यों ना मिलके एक ही सिस्टम बना लिया जाए। तो हुआ क्या, 1971 में फिर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, अलग अलग देश के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे आके मिले, इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम एक ही सिस्टम बनाते हैं। तो उन्होंने एक ही सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया SI सिस्टम। ये SI जो वर्ड है, ये वैसे तो इसका इंग्लिश में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसका बनता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन SI की जो फुल फॉर्म है ये एक्चुअल में फ्रेंच नेम है, और SI का मतलब बनता है इन फ्रेंच ये सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ये जो है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है SI की। आप कहेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है तो IS होना चाहिए फुल फॉर्म, बट एक्चुअली इसको ना फ्रेंच नेम से जाना जाता है, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। तो ये SI सिस्टम की खास बात ये भी है, अच्छी बात है ये, कि ये डेसिमल सिस्टम है, तो इसको कन्वर्ट करना, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा आसान है, तो उन्होंने मिलकर एक आसान सिस्टम बना लिया, तो जाके ये साइंटिफिक और टेक्निकल और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वर्क के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो उसके बाद देखिए, तो उन्होंने फिर SI यूनिट बनाए, तो जो फंडामेंटल कुछ क्वांटिटी थी उसके यूनिट बनाए गए। तो उन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई, तो देर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, क्योंकि शुरुआत में 7 ही बनाई गई थी, 2 बाद में फिर ऐड हो गई इसमें, तो 9 ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई हैं, 2 को इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं और 7 मेन है, 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके अंदर है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनके यूनिट लेंथ के यूनिट मीटर, मास के यूनिट किलोग्राम, टाइम के सेकंड, करंट के एम्पियर, टेम्परेचर के केल्विन, लाइट इंटेंसिटी के कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मोल। तो ये इनके यूनिट्स हैं। और जहाँ तक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, तो एक है प्लेन एंगल जिसको हम एंगल कहते हैं, और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो एंगल का यूनिट रेडियन और इसका स्टीरेडियन, ये SI यूनिट मानेंगे। तो इन SI यूनिट्स की डेफिनेशन है 7 और 9 की, 2 की डेफिनेशन है। इनको भी डिसाइड किया गया कि वो वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मीटर को डिफाइन किया गया। तो मीटर क्या है, मीटर लेंथ का यूनिट है। तो इसको भी शुरुआत में तो जो डिफाइन किया गया था वो इरिडियम पैलेटिनम का एक छड़ ली गई थी, एक रोड ली गई थी और उसके 2 निशान लगा दिए गए थे उसके ऊपर, और ये कहा था कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 1 मीटर मानी जाएगी। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर इसको जो डिफाइन किया गया वो लाइट की वेवलेंथ से, एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ थी उससे उसको डिफाइन किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको बड़ा अक्यूरेटली मेजरमेंट कर लिया गया है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं जिससे लाइट की स्पीड को बड़ा अक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है इन वैक्यूम। तो फिर क्या, लास्ट में अब जो लेटेस्ट है 1983 के अंदर, इसको जो है स्पीड ऑफ लाइट से इसको मेजर किया गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन। अब ये टाइम भी देखियो, टाइम का कितना छोटा फ्रैक्शन लिया गया है, 1/299,792,458, क्योंकि हम एक्चुअली इस फ्रैक्शन को माप सकते हैं। आज के टाइम में हमारे पास ऐसे क्लॉक्स हैं, सीजियम क्लॉक्स हैं, जिससे हम ये इस टाइम इंटरवल में लाइट कितना पास ट्रैवल करती है उसको मेजर कर सकते हैं बड़ा एक्यूरेटली, इसलिए मीटर को इसमें डिफाइन किया गया है। तो इट इज़ वेरी एक्यूरेट डेफिनेशन। सेकंड इज किलोग्राम। किलोग्राम के लिए अभी लेटेस्ट, अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि किलोग्राम को भी इसी तरीके से जो एटॉमिक लेवल पर उसको मापने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक उसको पूरी प्रमाणिकता नहीं हासिल हुई है। इसलिए अभी तक जो किलोग्राम की डेफिनेशन है वो यही है कि ये यहाँ पे सिवर्स नाम की एक जगह है जो कि पेरिस के पास है, वहाँ पे एक सिलेंड्रिकल
एक अलॉय पड़ा हुआ है जिसका डायमीटर उसकी हाइट के बराबर है, और वो इरिडियम और प्लेटिनम का अलॉय है। तो उस अलॉय से वो बना हुआ है, और उसका जो मास है उसको 1 kg कहा गया है। तो इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि इसको भी इस तरह से डिफाइन ना किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम इसका जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एरर आता रहता है टाइम टू टाइम। तो इसलिए बार बार इसको जो है सभी देशों से ने अपने अपने प्रोटोटाइप बना रखे हैं। वो सभी देश फिर साल के अंदर या 2 साल में वो भेजते हैं वहाँ पे उससे कंपैरिजन करने के लिए। तो वो देखते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा एरर मिलता है, तो इसलिए इसको चेंज करने की कोशिश की गई है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक यही डेफिनेशन है इसकी। सेकंड को जो डिफ़ाइन किया गया है, तो इसके अंदर बेसिकली cesium-133 नाम का एक एटम है, और उसके अंदर 2 हाइपर फाइन लेवल होते हैं। आपको पता है कोई भी एटम होता है तो उसके शेल्स होते हैं, तो शेल के अंदर भी आगे हाइपर फाइन लेवल्स होते हैं जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता रहता है। तो वो जब ट्रांजिशन करता है तो एक पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट करता है। तो उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ होती है, उसको अगर हम इस अमाउंट से 9192631770 इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 सेकंड बन जाएगा। सॉरी, ये वेवलेंथ नहीं, टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड है कि एक ऑसिलेशन, इसके जो ट्रांजिशन होते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो जो ट्रांजिशन के अंदर जितना टाइम लगता है एक टाइम पीरियड, उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 सेकंड बन जाएगा। तो ये इसका सेकंड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया है? तो एम्पियर को डिफाइन किया गया है कि 2 वायर्स लेते हैं, इसमें 2 वायर ले ली, उनके अंदर सपोज करो कि वो सेम डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। तो अगर उन पे फोर्स एक्सर्ट होती है, तो अगर वो फोर्स है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, इतनी अगर वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब उनको 1 मीटर की सेपरेशन पे रखा गया है, उनको 1 मीटर की दूरी पे रखा जाता है, तो इतनी फोर्स अगर वो एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ईच वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर है। हर वायर में करंट 1 एम्पियर है। तो ये एम्पियर की। नेक्स्ट इज केल्विन। केल्विन को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखो, इसमें लेते हैं प्योर वाटर। तो वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का किसको बोलते हैं? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो बोलते हैं जिसके अंदर पानी की तीनों स्टेट, मतलब कि सॉलिड मतलब कि आइस बर्फ, प्लस लिक्विड वाटर एंड गैस वेपर्स, तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसका इतना फ्रैक्शन 1/273.16, मतलब उस टेम्परेचर को इतने से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम 1 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं। दिस इज 1 केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कैंडेला। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको मापने के लिए है। तो इसको कैसे करते हैं? तो किसी डायरेक्शन के अंदर, ये देखो थोड़ी सी मुश्किल है, तो कोई सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे, वो है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एमिट करता है, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो 1/683 वाट पर स्टीरेडियन है। तब उस सोर्स की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको हम 1 कैंडेला कह देते हैं। नेक्स्ट इज मोल। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं कि 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, कार्बन 12, कार्बन के आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14। तो जो कार्बन का 12 आइसोटोप है वो 12 ग्राम लेना है आपने। तो उसके अंदर जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज हैं, मतलब उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम C12 एटम। C12 एटम के अंदर कितने, C12 एटम के 12 ग्राम C12 के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है, वो जो संख्या है, वो जो नंबर है, दैट इज टर्म्ड एज 1 मोल।
ठीक है, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये है। तो बेसिकली आपने क्या देखा इसमें कि ये जो पीछे आपने डेफिनेशंस करी हैं, मीटर की करी है आपने, किलोग्राम की करी, आपने सेकंड की करी, तो इसके अंदर बेसिकली आप देखते हो कि काफ़ी सारी ये ना ये संख्याएं आती हैं। ये आप कहेंगे कि ये सर ये तो याद करनी बड़ी मुश्किल है ये वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद ये देखो केल्विन के अंदर, केल्विन वाली तो थोड़ी आसान है, लेकिन कैंडेला में भी आपको 2-3 जगह ये वैल्यू याद करनी है और ये 2 चीज़ यहाँ पे याद करनी है। तो नेक्स्ट आपको मोल के अंदर भी है थोड़ा सा। तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये वैल्यू अगर याद ना भी करें तो भी कोई ज़रूर नहीं है इसमें इतना, कि आप सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। तो आप जैसे लेंथ की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मच फ्रैक्शन। इसकी बजाय आप कहें कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सर्टन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे इन सर्टन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तब भी इसको सही माना जाएगा, तब भी इसको गलत नहीं माना जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यूज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, तो ये देखिए आप रूटीन में एंगल बनाते रहते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60, ये जो है उसी एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक आर्क है, ये देखिए यहाँ पे ये एक चाप हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ये आर्क है। इस आर्क को और इस रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। ये ds ये आर्क की लेंथ है, इसको रेडियस से डिफाइन करेंगे तो इन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या होता है, वो प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल सॉलिड के केस में होता है। तो इसके अंदर ये सर्टन सरफेस एरिया है, ये देखो ये सर्टन सरफेस एरिया है, इसका जो एरिया है वो dA है, और ये किसी पॉइंट के ऊपर एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। आप समझ रहे हो, सॉलिड एंगल इस तरह से एंगल सबटेंड करेगा, तो इस एंगल को सॉलिड एंगल कहेंगे। और ये होगा दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ, किसका फ्रैक्शन है, ये एरिया को हम ये जो इसका जो रेडियस है इस रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका सॉलिड एंगल बन जाएगा। सो ये देखिए ये कुछ खास बातें हैं, जब कभी भी आप यूनिट के बारे में लिखते हैं तो आपने ये 4 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि किसी भी यूनिट को कभी उसका जब उस यूनिट का